Hello everyone, this is Priya Ranjan and you are watching me at Photon Physics, the Physics Man। ये गागर में सागर एपिसोड का दूसरा एपिसोड है और इसमें हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। कोशिश करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको 40 के अंदर निपटा दिया जाए। 25-30 नहीं, 40 के अंदर निपटा दिया जाए, कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना, चैप्टर नंबर 1 से जो इम्पोर्टेंट है याद रखने योग्य है वो है आपका क्वांटाइजेशन। क्या है आपका? क्वांटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वांटाइजेशन। क्वांटमीकरण से क्या समझते हो? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटमीकरण से, आवेश के क्वांटमीकरण के गुण से क्या समझते हो? तो याद रखना, तो याद क्या रखना है कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में पाया जाता है। आवेश के इसी गुण को क्वांटमीकरण का गुण कहते हैं। चार्ज ऑलवेज फाउंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और Q इज इक्वल टू क्या लिखना है? प्लस माइनस NE, वेयर N का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 5 6 और E का वैल्यू क्या हो सकता है? -1.6 या सिर्फ 1.6 भी लिख सकते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट और यहाँ पर हम प्लस माइनस कॉमन करके लगा देते हैं। अब इसी तरह से पूछा जा सकता है कि आवेश के मौलिक गुणों के लिखो। 3 गुण होता है, इसमें से एक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटमीकरण का गुण। क्या क्या होता है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता का गुण। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटमीकरण का गुण। और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण का गुण। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना कैसे। अब आप सिर्फ क्वांटाइजेशन को रट्टा मारिएगा, इससे तो थोड़ा सा बिलोंग करता हुआ है तो क्वांटाइजेशन और दो और लिख ले, सिर्फ लिखना होगा। ऐसा नहीं समझना है कि हाँ सर जिस तरह से क्वांटाइजेशन को डिफाइन किया, नहीं उस तरह नहीं, सिर्फ लिखना है। कितना फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है? 3। कौन कौन? योज्यता का गुण, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश के योज्यता का गुण, आवेश के क्वांटाइजेशन का गुण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटमीकरण का गुण। और तीसरा में आवेश के संरक्षण का गुण, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। चलो ठीक है, ये 3। उसके बाद इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दूसरा क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या समझते हैं? अध्यारोपण, क्वेश्चन क्या आएगा? अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या समझते हो? अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या समझते हो? अध्यारोपण के सिद्धांत, तो याद रखना ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें या विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें। स्टेटमेंट एक तरह से दोनों होगा, सिर्फ फोर्स के जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, सिर्फ बल के जगह से पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा और सबका पैटर्न वही रहेगा। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, फोर्स के केस में है, बल के केस में है, तो हम लोग कहेंगे कि एट एनी पॉइंट the net electric force is the vector sum क्या है? vector sum of all individual and they do not interact each other. The net force at any point is the vector sum of all individual F1 plus F2 plus F3 plus dot 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 plus Fn। वेक्टर सम है कि कुछ और? वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड they do not interact each other or disturb each other. This is known as quantization, this is known as principle of superposition। हिंदी में बोले तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या समझते हो? तो बल के लिए, किसके लिए लिखा गया है? बल के लिए। फिर विद्युत क्षेत्र के लिए भी लिखेंगे। तो बल के लिए अध्यारोपण के साथ कहना है कि किसी निश्चित बिंदु पर बल का कुल मान सभी बलों का सदिश योग होगा तथा वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। इसे ही बल के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। किसी बिंदु पर
क्या क्या, किसी बिंदु पर, याद रखना। अच्छा, जिसको पढ़ना है बच्चा सब कुछ चाहता है पड़ोसा हुआ मिले, संभव नहीं है। जिसको पढ़ना है लगन से प्रॉपर सुनेगा, लिखेगा। वो तो सब कुछ लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ तो हम तुमको दे दिए है। अब बोर्ड पर लिखा हुआ फिर स्क्रीनशॉट, तो हमको लगता है कि हमको 1 घंटा की वीडियो के लिए 3 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, 50 स्लाइड बनाना पड़ेगा। ये सारा चीज नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ इसको लिखना है। अब फोर्स के लिए हो गया और ऐसे लिख देना है इतना डायग्राम बना के। अगर यही फील्ड के लिए होगा, विद्युत क्षेत्र के लिए, फील्ड के लिए, तो कुछ नहीं, एफ की जगह ई नेट लिखना है। ई नेट फोर्स इज इक्वल टू, डेफिनेशन बता रहे हैं, आप पहले लिख लो, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 प्लस EN तक। ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या समझते हो? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फटाक से हमको कहना है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the net force, the net field at any point is the vector sum of all individual field and they do not interact each other or disturb each other. Okay. इसके बाद लिख लेना ऐसे हिंदी में मीडियम में। अब हिंदी मीडियम वाले सुने, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे, क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या लिखेगा कि विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कुल मान सभी विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग होता है तथा वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, तथा वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायग्राम बना लेना है, यहाँ पर एक पॉइंट पर लिख देना है कि E1 है, E2 है, E3 है, डॉट 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 कर देना है और ये EN लिख लेना है। क्या है? E1, E2, E3, E4, F नहीं लिखना है और लास्ट में क्या लिखना है? EN। ये है कहानी आपकी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम आते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत क्या नाम है। इस चैप्टर में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ELOF, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणों को लिखें। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के गुणों को लिखें। बात बराबर है, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के गुणों को लिखें। बात क्या है? बिल्कुल बराबर है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, दोनों सेम सेम है। तुमने कहा ठीक है सर, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत बल रेखा के गुणों को लिखे, पहले आप बताइए। तो इसका गुण याद रखते जाना है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 हो गया और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 होगा तो यहाँ पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, क्यों नहीं करती ये रीजन जानना है। बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, at the intersection point there are two direction of electric field which is not possible। क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं की, पहले तो पूरा देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होती है जो कि संभव नहीं है। तो पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दूसरा प्रॉपर्टी, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप, बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। दूसरा प्रॉपर्टी, चलो ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तीसरा प्रॉपर्टी पे। पहला हो गया, क्या नहीं करेगा? इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या होगा? तो क्लोज लूप बनाएगा। तीसरा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ओरिजिनेटेड फ्रॉम
पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज कहाँ से ओरिजिनेट करता है, कहाँ से निकलता है, तो धन आवेश से। कहाँ पर खत्म होता है, ऋण आवेश पर। तो इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक समझाए हैं कि चला पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ, चला पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ, न काटा किसी को, न छुआ किसी को, न इंटरसेक्ट किया, न कुछ, और ना ही बनाया क्लोज लूप, ना ही बनाया क्लोज लूप, चाहे छांव रहे चाहे धूप। मतलब कोई भी कंडीशन हो, ये क्लोज लूप नहीं बनाता। आपको मत लगना चाहिए कि नहीं सर ये तो क्लोज लूप है, नहीं, क्लोज लूप तब होता जब यहाँ से यहाँ पर आया और फिर वापस इस वाइज होता, नहीं, ये हमेशा प्लस से शुरू हो रहा है और माइनस पे खत्म हो रहा है, तो एक क्लोज लूप का निर्माण नहीं कर रहा है। एक इसका निर्माण नहीं कर रहा है, क्लोज लूप का। तो याद रखना है, क्या याद रखना है, ना काटा किसी, चला पॉजिटिव, मतलब फील्ड लाइंस कहाँ से उत्पन्न होगा, पॉजिटिव से, कहाँ पर खत्म होगा, नेगेटिव पर। क्या कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं की, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती है, जो कि संभव नहीं है, और ना ही बनाए क्लोज लूप, बंद लूप का भी निर्माण नहीं करती है। और दो चार एक्स्ट्रा याद रखना है, तो फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस। अगर ज्यादा क्लोज होगा तो वहां पर E का वैल्यू ज्यादा होगा, और कम क्लोज होगा तो यहाँ पर E का वैल्यू कम होगा। जैसे यहाँ E1 है और यहाँ पर E2 है, पूछा जाए कौन ज्यादा होगा, तो अभी सी बात है E1 ग्रेटर देन E2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं, और यहाँ पर फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत ही दूर है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस चैप्टर में लास्ट जो इंपॉर्टेंट होगा वो है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं नहीं लिख पाता क्योंकि ये तो हमारा कवर हो जाता है गॉस लॉ में भी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स से क्या समझते हो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स से क्या समझते हो। किसी सतह से गुजरने वाले, तो सुनो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स से क्या समझते हो। तो आप सिंपल कहोगे कि हिंदी मीडियम वाला पहले सुनेंगे, किसी सतह से लंबवत रूप से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बताने वाले राशि को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is a physical quantity or it is the measurement of number of field lines passing through particular surface area perpendicularly. It is a measurement of number of field lines passing through particular surface area perpendicularly. और इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फाई ई लिखेंगे, E डॉट ए, E डॉट ए। ऐसा यूनिट याद रखना है फ्लक्स का, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, ऐसे कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो याद रखना, सॉरी, न्यूटन पर कूलम और न्यूटन मीटर पर कूलम, कैसा होगा, न्यूटन मीटर पर कूलम, एक चीज। और वोल्ट पर मीटर भी होता है, ये वोल्ट पर मीटर हो गया और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, ये सॉरी, एरिया का मीटर स्क्वायर यही रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और वोल्ट पर मीटर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, एरिया का मीटर स्क्वायर, एक मीटर से मीटर कट गया तो वोल्ट इंटू मीटर। तो याद रखना फ्लक्स का दो ऐसा यूनिट, वोल्ट इंटू मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा, सिर्फ ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या एक वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर और इसका होता है मीटर स्क्वायर, एक मीटर से मीटर कट गया तो वोल्ट इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट, ये सारा चीज आपको याद रखना है। इसके बाद तो फोन छोटी सारा चीज बनाया है, आपको बार बार डिमांड तो करते हैं आप, लेकिन आपको चाहिए कि जो चीजें आपको प्राप्त है उसको रिवाइज करो, रिकॉल करो। आप आवश्यकता से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब आते हैं दूसरे चैप्टर में, नहीं एक और चैप्टर, एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है,
इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। और याद रखना ये कौन सा है, वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है। ये सारा चीज पूछा जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला पूछा जाता है कितना बार, F इजिकल टू क्यू ई। यहीं से तिरछा मल्टीप्लाई करो तो F इजिकल टू क्या निकल जाता है, क्यू ई। याद रखना E का फॉर्मूला F बाई क्यू और F का फॉर्मूला Q इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसी डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज होगा तो दूसरे डायरेक्शन में। चलिए चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 पर जब हम जाएंगे तो चैप्टर नंबर 2 में कुछ ज्यादा वादा है नहीं कि कुछ बहुत खतरनाक पूछा जाए आपसे। चैप्टर नंबर 2 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ई एंड वी में रिलेशन। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और दूसरा व्हाट इज कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस धारिता से क्या समझते हो। दूसरा क्या पूछा जाता है, धारिता से क्या समझते हो। और तीसरा अगर पूछा जाएगा तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग स्थिर वैद्युत, क्या क्या, स्थिर वैद्युत परिरक्षण, परिरक्षण, स्थिर वैद्युत परिरक्षण से क्या समझते हो। तो 3 क्वेश्चन याद रखना, ई एंड बी में रिलेशन, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इस साल हमारा लगता है कि चैप्टर 2 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा, एक आध क्वेश्चन तो आना ही चाहिए या ऑब्जेक्टिव भर भर के होगा, क्योंकि चैप्टर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो चैप्टर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो याद रखने वाली बात है। चलो ठीक है, तो सर पहले इसका डेफिनेशन तो बता दीजिए। कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं Q बाई V से। तो हम लोग किसे, धारिता किसे कहते हैं, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच स्टेट अबाउट द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। यह संधारित्र का वह गुण है जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बताता है। मैथमेटिकली इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। गणितीय रूप से यह आवेश तथा विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। फिर से सुनो, व्हाट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, धारिता किसे कहते हैं। तो आप सिंपल तरीके से क्या कहिएगा, इट इज द एबिलिटी टू होल्ड द, इट इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड द चार्ज। संधारित्र का वह गुण जो आवेश धारण करने की क्षमता को बताता है उसको धारिता कहते हैं। मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। गणितीय रूप से यह आवेश तथा विभवांतर का, आपको ही पता है, आवेश तथा विभवांतर का अनुपात होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख देना है Q इज इक्वल टू Q बाई V, इटैलिक से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पे आता है। सर ए और भी क्यों नहीं बताएं, ए और भी इसलिए नहीं बताएं कि उसमें मैथमेटिकल है, तो हम लास्ट में देखेंगे अभी उसको। जस्ट पहले इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। शील्डिंग का मतलब होता है रक्षा करना। याद रखो करोगे कैसे, कि किसी भी डिवाइस को, किसी भी यंत्र को हम लोग खोखले गोले के अंदर, हॉलो कंडक्टर के अंदर डाल दे तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V का वैल्यू क्या हो जाता है 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। अब मतलब बाहर के कोई भी चीज इसको अंदर वाले को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड, चार्ज एंड पोटेंशियल बाय पुटिंग इट ऑन द हॉलो इनसाइड द हॉलो कंडक्टर, इनसाइड द हॉलो कंडक्टर। किसी वस्तु को खोखले गोले के अंदर रख के विद्युत आवेश, विभवांतर, विद्युत क्षेत्र और आवेश, आवेश इत्यादि, बाहरी आवेश इत्यादि से, बाहरी विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश, विभवांतर इत्यादि से प्रतिरक्षित करने या रक्षित करने की प्रणाली या विधि, या प्रतिरक्षित करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। अब देखते हैं ई और भी में रिलेशन। देखो पहले भी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सिंस लिखेंगे, सिंस देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं dV इज इक्वल टू dW बाई Q। लेकिन वर्क डन बाई फील्ड जब लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन लगता है। वर्क डन बाई फील्ड लिखते हैं तो कौन सा साइन, माइनस साइन।
तो dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बोल जैसे एफ डॉट डी आर, क्या हो जाता है, एफ डॉट डी आर माइनस बाई क्यू। एफ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, dv इज इक्वल टू, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एफ का फॉर्मूला क्या होता है बताना है, क्यू इंटू ई डॉट डी आर डिवाइडेड बाई क्यू। अब q से q गायब, तो dv इज इक्वल टू याद रखना माइनस ई डी आर, ई डॉट डी आर, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, कहानी खत्म। हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, अगर इतना कर दिए तो 2 मार्क्स। इतना कर दिए तो 2 मार्क्स रखा हुआ है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के नियम को लिखें। किसके नियम को, किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ का 2 नियम है, तो कभी कभी पूछता है किरचॉफ के प्रथम नियम को लिखे, कभी पूछता है किरचॉफ के द्वितीय नियम के लिखे, कभी कभी पूछेगा कि किरचॉफ के लूप लॉ के लिखे, कभी कभी पूछेगा किरचॉफ के संधि नियम को लिखे। तो किरचॉफ का 2 लॉ है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक होता है जंक्शन लॉ, जिसको संधि नियम बोलते हैं, जंक्शन लॉ या संधि का नियम। ये नियम आवेश के संरक्षण पे आधारित है। किसके कंजर्वेशन पे है, आवेश के कंजर्वेशन पे, हिंदी में बोलते हैं आवेश के संरक्षण पे। तो ये नियम किसके संरक्षण पे आधारित है, तो जंक्शन लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण पे आधारित है। कौन, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ के बाद हमारा कौन सा लॉ है, तो लूप लॉ। कौन सा लॉ, जंक्शन लॉ के बाद कौन सा लॉ है, लूप लॉ। ये जो लूप लॉ है, अगर पूछा जाए लूप लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं पास या लूप का नियम, तो ये पास या लूप का नियम किस पर आधारित है, तो आपको भी पता है कि ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, संरक्षण पर आधारित है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लूप लॉ किस पर बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ, अभी से बात है क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लूप लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, अब सर अब लॉ बता दीजिए। तो सिंपल, संधि का नेम सुनो, किसी संधि पर आने वाले विद्युत धारा का मान उस संधि से होकर गुजरने वाले विद्युत धारा के मान के बराबर होगा। इस संधि पर कितना धारा आ रहा है, I1 एंड I2, और जा कितना रहा है, I3। तो याद रखना I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। इस संधि पर आने वाले विद्युत धारा का मान इस संधि से जाने वाले विद्युत धारा के मान के बराबर होता है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, सिंपल याद रखना है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। इस संधि पर आने वाले विद्युत धारा का मान जाने वाले विद्युत धारा के मान के बराबर होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग टू द पर्टिकुलर जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं संधि का नियम, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। इसको करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल भी बोलते हैं। अब पास का नियम देखो, कोई भी अगर हम लूप खींचते हैं, मान लेते ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, इस लूप के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का सम, मतलब अगर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 4 पोटेंशियल है, सबका सम क्या हो जाएगा, 0। मान लेते हैं इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2 है, इसके क्रॉस V3 है, इसके क्रॉस V4 है, तो चारों का पोटेंशियल का सम क्या हो जाएगा, 0। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज, क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज लूप लॉ, लूप लॉ से क्या समझते हो, तो किसी लूप या बंद लूप या पास के अनुदिश सभी विभवांतरों का योग 0 होता है। अकॉर्डिंग टू द लूप लॉ, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच एलिमेंट फॉर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0।
तो ये 2 लॉ है, इसको याद रखना। इसके बाद आपको इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे पूछने के लिए ईएमएफ पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, विद्युत वाहक बल से क्या समझते हो, पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है, ओम्स लॉ पूछा जा सकता है, ओम्स लॉ में आई और भी का रिलेशन पूछा जा सकता है, पूछने के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन हम वो सारा चीज डील नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंट डील कर रहे हैं। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में याद रखना, 4th नंबर चैप्टर पे चल रहे हैं, 4th नंबर चैप्टर पे मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में एम्पियर लॉ याद रखना, एम्पियर का नियम, किसका नियम, एम्पियर का नियम। तो देखो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, line integral of magnetic field lines across current carrying wire is equal to mu naught times of net current। ये क्या कह दिए सर, ये देखिए, अगर एक वायर है, इससे I मान का विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सा मान का, I। तो ये देखो, R डिस्टेंस पर हम एक लूप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लूप। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा B के साथ B डॉट DL का, इस लूप के साथ, तो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू नेट करंट, जो अगर I है तो I, अगर I2 होगा तो I2, I3 होगा तो I3। ये कहानी है हमारा किसका, किसकी कहानी है, एम्पियर्स लॉ का, एम्पियर का नियम का। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, इंग्लिश मीडियम वाले पहले सुनेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर एनी करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कैरिंग करंट। The line integral of magnetic field lines produced by any current carrying wire is equal to mu naught times of carrying current। हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे, किसी धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, सुनो, किसी धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा समाकलन, रैखिक या रैखिक समाकलन, प्रवाहित विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। प्रवाहित विद्युत धारा का कितना गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। एक एम्पियर को परिभाषित करें, किसको परिभाषित करना है, एक एम्पियर को। तो देखो, कल भी बताया था मैंने, पिछले वीडियो में बताया था कि दो करंट कैरिंग वायर एक दूसरे से हवा में 1 मीटर के दूरी पर हो और उन पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाए, तो इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान, मतलब IA बराबर IB, प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना हो जाता है, तो 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक है, समझने के लिए हो गया सर, थोड़ा स्टेटमेंट के लिए बताइए कि व्हाट इज 1 एम्पियर और डिफाइन द 1 एम्पियर। देखिए, लिखना नहीं, मतलब वही सुनना है और लिखना है, तो सिंपल सा हम लोग 1 एम्पियर के डिफाइन क्या करेंगे, व्हेन 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर separated apart from a distance 1 meter in the air and the force per unit length experienced by the wire is 2 × 10⁻⁷ Newton per meter, then same amount of current carrying from each wire is known as carrying in each wire, not from, in each wire is known as 1 ampere। हिंदी मीडियम वाले, दो समानांतर धारावाही चालक तार हवा में एक दूसरे से 1 मीटर के दूरी पर स्थित हो तथा वे प्रति इकाई लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁹ न्यूटन बल का अनुभव करता हो, तो उन दोनों तारों से प्रवाहित होने वाले समान मान के विद्युत धारा को हम लोग क्या नाम देते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं, याद रखना है। इसके बाद मैटर एंड मैग्नेटिज्म में आ जाते हैं। हम काउंट तो नहीं कर रहे हैं, इसमें गॉस लॉ याद रखना, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बहुत आसान होता है, B डॉट डी इज इक्वल टू 0। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
फॉर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। किसी भी बंद लूप के लिए सतहीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का सतहीय समाकलन का मान 0 होता है। इसे ही गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तो बिल्कुल आप बताइएगा। ठीक, चलिए समय इजाजत नहीं दे रहा है, नेक्स्ट फिर वीडियो आएगा, ज़्यादा देर का नहीं, थोड़ा देर का वीडियो आएगा। अब शाम को फिर एक अपलोड करेंगे, शाम को फिर रिकॉर्ड करते हैं तो रात तक अपलोड करेंगे। ठीक, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको निपटा ही देंगे, घबराइए मत। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।